नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ने वाले हैं। चिट्ठी का मतलब होता है पत्र, लेटर्स। आज के ज़माने में अगर हमें किसी को कुछ मैसेज पास करना होता है, कुछ बात करनी होती है, तो हम फ़ोन उठाते हैं, नंबर लगाते हैं और डायरेक्ट बात कर लेते हैं। लेकिन जब फ़ोन इन्वेंट नहीं हुआ था, उस समय अगर किसी को कुछ मैसेज पास करना होता है या फिर कुछ बात बतानी होती है तो वो कैसे बताते थे? वो लेटर्स का सहारा लेते थे, अपने हाथों से लेटर्स लिखते थे और वो लेटर दूर जाके उनके फ्रेंड्स के पास या फिर रिलेटिव्स के पास पहुंच जाता था। इसी को कहा गया है सफ़र करना, यानी कि ट्रैवल करना। आज के टाइम पे भी कई अलग अलग तरीके की चिट्ठियाँ हम एक दूसरे को भेजते हैं और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब हम इस लेटर को लिखते हैं, वहाँ से लेकर हमारे फ्रेंड के पास पहुँचने तक इस चिट्ठी को बीच बीच में और किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपने 3rd स्टैंडर्ड के EVS में हियर कम्स अ लेटर वो वाला चैप्टर पढ़ा है ना, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लेटर्स के हर स्टेज की फ़ोटो देखी थी। सबसे पहले हम अपने हाथों से लेटर लिखते हैं, अपने मैसेज को लिखते हैं और फिर उस लेटर को अपने पास के ही पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं। उसके बाद दिन में एक बार नहीं तो 2 बार पोस्टमैन अंकल आके लेटर बॉक्स के सभी लेटर्स को बाहर निकाल के अपने रेड कलर के वैन में डाल के पास के पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद सभी लेटर्स के ऊपर ठीक से स्टैंप लगे हैं कि नहीं, क्लर्क अंकल वो सब चेक करते हैं। अपना खुद का पोस्ट ऑफिस का स्टैंप वहाँ पे लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं और फिर अलग अलग स्टेट्स के बैग में सभी लेटर्स को पैक कर दिया जाता है। दिल्ली के सभी लेटर्स अलग बैग में, कर्नाटका के सभी लेटर्स अलग बैग में, पंजाब के सभी लेटर्स तीसरे अलग बैग में। इसी तरह स्टेट वाइज अलग अलग बैग्स तैयार किए जाते हैं। फिर इन बैग्स को ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में या फिर अलग अलग ट्रांसपोर्ट के सहारे उनके अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग भेजा जाता है। वहाँ पे स्टेट में पहुँचने के बाद जो बड़ा हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके सभी लेटर्स को अलग अलग एरिया वाइज सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद सॉर्टिंग आउट करने के बाद उस एरिया के लेटर्स को अलग से उस एरिया में भेज दिया जाता है। जब उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में पहुँचते हैं, वहाँ के पोस्टमैन अंकल एड्रेस देख के ठीक उसी जगह पे, ठीक उसी एड्रेस पे जाके लेटर डाल के आते हैं और फिर हमारे पास हमारे दोस्तों की प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बोर्ड, ये है हमारे भारतीय डाक इंडियन पोस्ट का सिंबल। अगर आपको रास्ते पे दूर से ये साइन बोर्ड नज़र आ जाए तो समझ लीजिए वहीं आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है। तो चलिए पढ़ते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को। वे पत्र, वे लेटर्स अपने सही पते यानी कि एड्रेस और सही समय पर यानी कि प्रॉपर टाइम में, ऐसा नहीं कि लेटर को पहुंचने में 2-3 महीना लग जाए, सही टाइम पे और सही एड्रेस पे उस लेटर को किस तरह से पहुंचाया जाए, वो लेटर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बात बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। निर्भर करना यानी कि डिपेंड करना। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। हमारा देश भारत बहुत बड़ा है। अगर हम केरला से कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं और हमारा एक फ्रेंड जम्मू कश्मीर में बैठा है, तो वो कितनी दूर हुआ। तो एक लेटर को इतना दूर का डिस्टेंस अगर कवर करना होता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर केरला के ही एक डिस्ट्रिक्ट में बैठ के हम केरला के ही एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेटर पहुंचा रहे हैं तो वो जल्दी पहुंचता है। तो इसीलिए चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, बीच में कितना डिस्टेंस है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम चाहते हैं कि तुरंत एकदम 2-3 दिन के अंदर ही हमारा मैसेज चला जाए, तो हम स्पीड पोस्ट करते हैं हमारे लेटर्स को। स्पीड पोस्ट के बारे में शायद आपने सुना होगा। उसमें हमें एक
अलग से स्टिकर लगाना पड़ता है, ये पोस्ट ऑफिस में ही मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ता है और हमें एक ट्रैकिंग आईडी भी मिलता है। जैसे आप अगर अमेज़ॉन में कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर पाते हैं ना, वैसे ही स्पीड पोस्ट में भी हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, उससे हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमारा जो लेटर है या फिर हमारा जो पार्सल है, कोई भी बॉक्स है, वो कितनी दूरी पर पहुंचा है और कितने दिनों में हमारे फ्रेंड के पास पहुंचेगा। तो वही बोल रहे हैं, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है आपको, तुमने पूरा पता और ठीक पता लिखा है या नहीं, करेक्ट एड्रेस लिखा है या फिर गलत एड्रेस लिखा है, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। डाक टिकट मतलब स्टैम्प। आपने ज़रूर इस तरीके के स्टैम्प देखे होंगे। देखिए तो इस स्टैम्प पर ₹5 लिखा हुआ है। हमें इस तरीके के स्टैम्प भी पोस्ट ऑफिस से खरीदना होता है। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, हमें पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प खरीद के लगाना होता है। इंग्लैंड लेटर में इस तरीके का स्टैम्प ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, इसीलिए हमें अलग से खरीद के नहीं लगाना होता। और पोस्ट कार्ड में भी इस तरीके का स्टैम्प प्रिंटेड होता है, इसमें भी हमें अलग से स्टैम्प खरीद के नहीं चिपकाना होता। बस जब हम इन चीज़ों को खरीदते हैं तो ऑलरेडी हम उसके पैसे पे कर देते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये डाक टिकटें क्यों ज़रूरी है और इन्हें हमें क्यों लगाना होता है। इस तरीके के स्टैम्प भी अगर हम कोई एनवेलप में हमारे लेटर्स डाल के भेज रहे हैं उसमें लगाना होता है। आप जैसे अपने स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में एक फ़ी पे करते हो ना, कि स्कूल हमें एजुकेशन दे रहा है, हमें पढ़ाई करवा रहा है, तो उसके लिए एक फ़ी पे करना होता है। तो हम जब पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि भारत के डाक का सर्विस ले रहे हैं, उनसे अपना एक काम करवा रहे हैं, हमारा लेटर कहीं पे भिजवा रहे हैं, तो उन्हें भी तो फ़ी पे करना होता है। तो फ़ी पे करने का ये तरीका होता है कि हम स्टैम्प खरीद के फ़ी पे करें और वही स्टैम्प हमारे लेटर्स पे लगाया जाता है। और इसीलिए चिट्ठी पर डाक टिकट लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना डाक टिकट लगाए अगर आप कोई एनवेलप पोस्ट करेंगे तो आपका लेटर आगे नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला, जब हमारा लेटर बॉक्स से बाहर निकलकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और क्लर्क अंकल वहाँ पे स्टैम्प यानी कि ठप्पा लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं, आपने जो स्टैम्प यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, डाक टिकट चिपकाए हुए हैं, उनके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है। क्लर्क अंकल का काम होता है यही चेक करना कि सभी लेटर्स पे अच्छे से स्टैम्प्स चिपके हुए हैं या नहीं। अगर ये स्टैम्प्स नहीं होंगे तो फिर आपका जो एनवेलप रहेगा, लेटर रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। पूरा यानी कि फुल एड्रेस, ठीक पता यानी कि करेक्ट एड्रेस। स्पेलिंग्स में या फिर समझने में, हैंडराइटिंग में कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी एड्रेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम इस एनवेलप में अगर देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेटर किसका है उसका नाम लिखा है, उसके फ्लैट का नंबर और अपार्टमेंट का नाम लिखा है, उसके मोहल्ले का या फिर शहर का नाम लिखा है और लास्ट में चाहे तो कंट्री का भी नाम लिखा है। ये है पूरा यानी कि करेक्ट एड्रेस। उसके बाद प्रश्न है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को हम स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं, इसके लिए भी हमें थोड़े एक्स्ट्रा मनी या फिर एक्स्ट्रा फ़ी पे करना होता है, लेकिन हमारी चिट्ठी बहुत जल्दी पहुंच जाती है 2-3 दिन के अंदर, जबकि नॉर्मल लेटर को अपने करेक्ट एड्रेस पे पहुंचने में 1 से 2 हफ्ते तक लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। उसके बाद प्रश्न है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। अगर स्थान या फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो चिट्ठी थोड़ा देर में पहुंचेगी, और अगर डिस्टेंस थोड़ा कम है तो फिर चिट्ठी जल्दी पहुंचेगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास पहले से ही थे और बाकी के मैंने दे दिए। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। डाक टिकटें इकट्ठा करना एक हॉबी है जिसे स्टैम्प कलेक्शन हॉबी भी बोला जाता है। अब इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे देखिए, इन लिफाफों को गौर से देखिए। लिफाफे यानी कि एनवेलप्स, गौर से देखना यानी कि ध्यान से देखो। दोनों पतों को, दोनों एड्रेस को दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे जो पहला वाला एड्रेस है वो है वर्धा। ये लेटर किसको लिखा गया है, महात्मा गांधी, और एड्रेस क्या लिखा है, जहाँ हो वहाँ, यानी कि वर्धा में। और दूसरे वाला एड्रेस जो है
इसमें सबसे पहले तो ये लेटर किस इंसान के पास जाना है वो लिखा है, श्रीमान निर्देशक महोदय, यानी कि रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर। किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल जैसे ही डायरेक्टर होते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि NCERT। अब महात्मा गांधी तो बहुत फेमस इंसान थे और वर्धा जो महाराष्ट्र में है एक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र ये जो रेड कलर का स्पॉट है ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही ये वाला जो डार्क ब्लू में दिख रहा है ये है वर्धा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इस लेटर को जाना है। अब महात्मा गांधी इतने फेमस हैं कि वर्धा के सभी पोस्टमैन अंकल को पता होगा कि महात्मा गांधी अभी कहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो लेटर दे आएंगे। लेकिन अगर हम और आप जैसे आम इंसान के लिए कोई ऐसे लेटर लिखेगा तो पोस्टमैन अंकल को थोड़ी पता होगा कि हम वर्धा में कहाँ रह रहे हैं। फिर शुरू हुआ लेटर्स में पूरा और करेक्ट एड्रेस लिखना। जैसे यहाँ पे किस इंसान के पास इस लेटर को जाना है वो लिखा है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये है NCERT का हिंदी नेम। आपने NCERT तो हमेशा से सुना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोला जाता है। NCERT जो इंडिया में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करती है। अब ये लेटर वहाँ के जो हेड हैं डायरेक्टर सर, उनके लिए भेजा गया है। ये कहाँ रहता है वो समझ में आ गया। और लास्ट में इनका जो ऑफिस है ये किस मार्ग पे है, अरविंद मार्ग पर, नई दिल्ली में। ये सब इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा एड्रेस है, पूरा पता है। अब ये दोनों पता किस तरीके से भिन्न है वो आपने देख लिया। भिन्न होना यानी कि डिफरेंस होना। इस एड्रेस में नाम है, इस एड्रेस में भी नाम है, लेकिन इस एड्रेस में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम भी नहीं है। जबकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है, स्टेट का नाम भी है और सारे डिटेल्स हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र के पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। जबकि लिफाफे पर यानी कि दूसरे वाले एनवेलप पर इमारत मतलब कि बिल्डिंग या फिर संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, यानी कि वो जो सर हैं डायरेक्टर सर कौन से बिल्डिंग में, कौन से ऑफिस में अपना काम करते हैं, NCERT की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के नाम से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि न्यू दिल्ली भी लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ें। अपने एड्रेस को लिखते समय सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, सबसे छोटी जियोग्राफिकल यूनिट। जियोग्राफिकल यूनिट का मतलब है कि हम जिस जगह पे रहते हैं सबसे छोटी जगह कौन सी होगी, हमारा घर। उसके बाद घर हमारा कहाँ पे है, हमारे एरिया में, मोहल्ले में, वो थोड़ा और बड़ा हुआ। मोहल्ला हमारा कहाँ पे है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो थोड़ा और बड़ा एरिया हुआ, यानी कि थोड़ा बड़ा भौगोलिक इकाई हुई। हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, और भी ज़्यादा बड़े एरिया में, वो है हमारा स्टेट, वो और भी बड़ा भौगोलिक इकाई हुआ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक मैप देखते हैं। भौगोलिक इकाई को इंग्लिश में जियोग्राफिकल यूनिट कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी भौगोलिक इकाई होगी जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर। मेरा घर यहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहा है, प्रकृति कृष्णा अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर 102। अब इस छोटी इकाई से मैं थोड़ी और बड़ी इकाई तक जाऊँगी, मतलब कि मेरा एरिया गणेश लेआउट में है, और थोड़े से बड़े भौगोलिक इकाई में मैं जाऊंगी तो मुझे वहाँ का पोस्ट मिलेगा, जो कि है ये विद्यारण्यपुरा, जो यहाँ पे आप राइट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। और थोड़े से बड़े भौगोलिक इकाई में जब मैं जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे बेंगलुरु नज़र आएगा कि मेरा जो शहर है वो बेंगलोर है। उसके बाद और बड़े भौगोलिक इकाई में मैं जाऊंगी तो मुझे दिखाई देगा कि मैं किस स्टेट में रहती हूँ, और मेरे स्टेट का नाम है कर्नाटका, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ। और भी बड़े भौगोलिक इकाई पर जब आप जाएंगे बड़े स्तर पे, तब आपको पूरा देश यानी कि पूरा इंडिया ऐसे नज़र आएगा। इसी को कहा जाता है छोटी भौगोलिक इकाई से बड़े भौगोलिक इकाई तक जाना। तो इसी तरीके से जब भी हमें किसी भी लेटर में एड्रेस लिखना होता है, सबसे छोटे भौगोलिक इकाई से शुरू करके सबसे बड़े भौगोलिक इकाई की तरफ हमें बढ़ना होता है। यानी कि छोटे से हमारे हाउस नंबर से लेके हमारे स्टेट या फिर कंट्री तक के एड्रेस की तरफ हमें बढ़ना होता है।
छोटी से बड़े भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम लिखना होता है, फिर गांव, कस्बे या फिर शहर का नाम लिखना होता है जिस हिस्से में उसका नाम है, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहा जाता है। अभी अभी हमने यहाँ पे नई दिल्ली के बाद एक 6 डिजिट्स का पिन कोड देखा, 110016। पिन कोड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहले रीड कर लेते हैं। हर जगह को, इंडिया के हर एरिया को एक पिन कोड दिया गया है। जैसे हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है और सबके मोबाइल फ़ोन के नंबर अलग अलग हैं, किसी भी दो इंसान के मोबाइल का नंबर सेम नहीं होगा, वैसे ही किसी भी दो जगह के पिन कोड का नंबर भी सेम नहीं होता। जैसे एक मोबाइल नंबर पे अगर आप डायल करेंगे तो पर्टिकुलर उसी इंसान के फ़ोन पे ही रिंग बजेगी, वैसे ही किसी एक पिन कोड पर अगर आप लेटर पहुंच रहे हैं तो उसी एरिया के पोस्ट ऑफिस में ही वो लेटर पहुंचेगा, कहीं और जाके नहीं पहुंचेगा। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ऐसे अनेक कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। जैसे कि औरंगाबाद का शहर बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है। दुर्गापुर नाम की जगह पश्चिम बंगाल में भी है और महाराष्ट्र में भी है। फतेहाबाद नाम का शहर उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और हरियाणा में भी है। अगर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं जो फतेहाबाद में रहता है और आपने उसके नाम के साथ, एरिया के साथ सिर्फ फतेहाबाद लिख के छोड़ दिया, स्टेट लिखना भूल गए, पिन कोड लिखना भूल गए, तो पोस्टमैन अंकल को थोड़ी पता कि वो उसे उत्तर प्रदेश के बैग में भरेगा, मध्य प्रदेश के बैग में भरे या फिर हरियाणा के बैग में भरे, तो लेटर आगे जाएगा ही नहीं, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए पिन कोड का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी पते के बाद, एड्रेस के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में, गंतव्य स्थान यानी कि जहाँ पे पहुँचना हो, लेटर को जहाँ पे पहुँचना है, जिस इंसान के पास हम लेटर भेज रहे हैं वो है गंतव्य स्थान। उस जगह पे अगर हमें लेटर को पहुंचाना है तो पिन कोड लिखने से क्या फ़ायदा होता है? डाक छांटने वाले कर्मचारी यानी कि पोस्टमैन अंकल को मदद मिलती है, उन्हें थोड़ा इजी होता है सभी लेटर्स को सॉर्ट आउट करने में, और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं और लेटर जल्दी हमारे फ्रेंड के पास पहुंचते हैं, लेट नहीं होता। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू किया, और इसीलिए महात्मा गांधी का जो लेटर आपने देखा है वो लेटर 1972 के पहले लिखा हुआ था, इसीलिए उसमें पिन कोड नहीं था। जाहिर है यानी कि स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं था, समय समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होते रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा जब मोबाइल भी नया नया स्टार्ट हुआ था तो एकदम छोटे साइज़ का मोबाइल होता था जिसमें स्क्रीन बहुत छोटे होते थे, उसमें बटन्स दबाने होते थे। उसके बाद मोबाइल का नया नया मॉडल आया, अब तो स्मार्टफोन आ गया है, हम टच करके ही सब कुछ आसानी से काम कर लिया करते हैं। वैसे ही जो डाक सेवा है, पोस्टल डिपार्टमेंट के सर्विसेज हैं, वो भी 1972 से लेकर आज तक बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स आए हैं और चेंजेस आए हैं। अब हम थोड़ा पिन कोड नंबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पिन एक शॉर्ट फॉर्म है, PIN। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल नंबर की तरह पोस्टल इंडेक्स नंबर भी एकदम फिक्स्ड नंबर होता है हर एरिया का, और किसी भी दो एरिया का पोस्टल इंडेक्स नंबर कभी भी सेम नहीं होता। हम जब भी लेटर में पिन कोड लिखते हैं, सभी नंबर्स का एक अलग अलग मतलब होता है। चलिए पढ़ते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंक यानी कि 6 डिजिट्स का होता है, 6 डिजिट्स का। हर अंक का एक खास अर्थ है, एक मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो येलो कलर का एनवेलप देखा था,
NCERT को भेजे गए उस एनवेलप पे जो पिन कोड लिखा था वो था 110016। अब इसमें जो पहले स्थान का जो दिया अंक है यानी कि नंबर 1, ये हमारे देश के कौन से रीजन का नंबर है वो दिखाता है। जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर, ये सभी नॉर्थ साइड के जो रीजन है इनका नंबर 1 होता है। दैट इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड रिप्रेजेंट्स द रीजन। हमारा जो देश है वो 4 रीजन में बटा हुआ है। ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट साइड। अब रीजन के अनुसार अगर किसी भी लेटर को नॉर्थ साइड में जाना होता है तो वहाँ के जो रीजन के नंबर है या फिर 1 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 2 से स्टार्ट होगा। वेस्ट साइड अगर किसी लेटर को जाना है, वेस्ट साइड यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस तरफ, तो फिर ये पिन कोड 3 से नहीं तो 4 से स्टार्ट होगा। अगर साउथ साइड में किसी लेटर को जाना है यानी कि इधर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साइड, तो फिर ये जो पिन कोड स्टार्ट होगा वो 5 या फिर 6 से स्टार्ट होगा। और वैसे ही ईस्ट साइड अगर वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश इस तरफ किसी लेटर को जाना होगा तो फिर वो पिन कोड स्टार्ट होगा 7 या फिर 8 से। अच्छा, अभी पिन कोड के जो नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं यानी कि यहाँ पे जो ये 1 और 0 है, ये बताता है कि लेटर कौन से स्टेट में जाने वाला है यानी कि उप क्षेत्र। क्योंकि रीजन के हिसाब से स्टेट तो बहुत सारे हैं, लेटर जम्मू कश्मीर में भी जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में भी, पंजाब में भी, तो इसीलिए नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो स्टेट को बताते हैं। उसके बाद अगले जो 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 016 है वो उस एरिया के पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है, स्पेशल नंबर जहाँ से डाक बांटी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रहती हूँ बेंगलुरु कर्नाटका में और मेरे यहाँ का पिन कोड का नंबर है 560097। 5 दिखाता है मेरे यहाँ का रीजन यानी कि साउथ रीजन में मैं पढ़ती हूँ और इसका नंबर है 5, इसीलिए मेरा पिन कोड 5 से स्टार्ट होता है। 5 के बाद अगले 2 डिजिट्स हैं 6060 यानी कि साउथ रीजन में मेरा लेटर तमिलनाडु या फिर केरला में नहीं पहुँचेगा। 6060 का मतलब कर्नाटका में ही पहुँचेगा। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट हैं 097 यानी कि कर्नाटका में भी वो तुमकुर या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुँचेगा, वो बेंगलुरु में ही आके मेरे ही पोस्ट विद्यारण्यपुरा में पहुँचेगा। दैट इज़ 097। इसीलिए पिन कोड का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ पिन कोड से ही डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस आराम से पता लगा सकते हैं कि ये किस एरिया का नंबर है। फिर उस एरिया के पोस्टमैन अंकल को तो घर का एड्रेस, अपार्टमेंट का नाम या फिर इंसान अगर फेमस हो तो उसका नाम आराम से ढूंढ सकता है। तुम भी अपने स्कूल जहाँ पे उस इलाके का पिन कोड है वो तुम पता करके लिख सकते हो और अपने घर का पिन कोड नंबर भी पता कर सकते हो। पिन कोड की जानकारी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस से भी हमें पता चल सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। अब ये क्या है, जैसे कि आप डिक्शनरी में अपने वर्ड सर्च करते हैं ना, सो बहुत सारे वर्ड्स, उनके वर्ड्स मीनिंग सब कुछ हमें डिक्शनरी में मिलता है। तो वैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी एक मोटी सी किताब होती है, बुक होती है डिक्शनरी जैसी, जिसमें उस एरिया के सभी पिन कोड्स उनके नंबर के साथ और एरिया के नाम के साथ सभी पोस्ट ऑफिस में पाई जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके इस डायरेक्टरी को देख सकते हैं। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पे ही लिखा होगा। सो लेट्स डू द रिवीजन वन मोर टाइम। पिन कोड का नंबर हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले वाला नंबर वहाँ का रीजन बताता है कि वो कंट्री का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन से रीजन में जाने वाला है। पिन कोड के अगले 2 डिजिट्स वहाँ का स्टेट और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बताता है और लास्ट के 3 डिजिट्स वहाँ का पोस्ट ऑफिस का नंबर बताता है। तो हम अपना पार्ट 1 वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पिन कोड के बारे में सभी डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपने पार्ट 2 वीडियो में हम आगे के चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.